चलो अभी बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेरा। फुल फॉर्म देखो क्या लिखा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। अभी सर वो नोट्स काम नहीं आएगा, ये नया है। हाँ ये फुल नया है। देखो रेरा का फुल फॉर्म क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। चलो सबसे पहले समझते हैं सर रेरा आया क्यों। एक बात मुझे बताओ, इंडिया अभी सबसे ज़्यादा किस में आगे है, रियल एस्टेट। आपको पता है रियल एस्टेट इज अ करप्ट मार्केट इन इंडिया। रियल एस्टेट इंडिया का सबसे करप्ट मार्केट है। इस करप्ट मार्केट पता है क्यों है, बिकॉज रियल एस्टेट चल रहा है ओनली एजेंट के थ्रू, और इंडिया में जितने भी एजेंट हैं सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आज महाराष्ट्र इतना महंगा है रियल एस्टेट के मामले में जस्ट बिकॉज ऑफ एजेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ एजेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंगे क्रिएट करता है कौन, एजेंट। और गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट मार्केट को कभी भी एक लीगल सेक्टर में लाया ही नहीं। इंडिया के जितने भी एजेंट हैं ना बेटा, अगर एजेंट के ऊपर रेड पड़े, खासकर सिर्फ महाराष्ट्र के एजेंट के ऊपर रेड पड़े तो 99% एजेंट ऐसे होंगे जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। 99% एजेंट ऐसे होंगे जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो यहाँ का एजेंसी सिस्टम बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर कॉस्टली चीज़ें हैं रियल एस्टेट में तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोई भी चीज़ आपको बहुत ही कॉस्टली मिलता है, खासकर प्रॉपर्टी के डीलिंग में। अब महाराष्ट्र के अंदर में प्रॉपर्टी के डीलिंग में बेटा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, और भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। और महंगा कौन कर रहा है, ओनली एंड ओनली एजेंट। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जितने भी रियल एस्टेट में लोग एंटर होते हैं, आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई नया बिल्डर आ जाता है। अगर आपने देखा होगा तो अपन कुछ 4-5 गिने चुने ऐसे बिल्डर हैं जिसकी फ्लैट लेने में अपन को कोई डाउट नहीं होता। पहला L&T, ठीक है, दूसरा सोनम बिल्डर, ठीक है, तीसरा कोई AB ग्रुप करके कोई बिल्डर है। इन सब के फ्लैट लेने में अपन को कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये लोग हाई प्रोफाइल बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे बिल्डर हैं ये पता है करते क्या है, क्यों ये इस एक्ट की जरूरत पड़ी। जब भी कोई बिल्डर कोई भी फ्लैट लॉन्च करता है तो वो पहला इन्वेस्टमेंट लेता है बैंक से और दूसरा इन्वेस्टमेंट लेता है अलॉटीज से। मतलब जिसको वो घर देने वाला है उसको इस एक्ट में क्या नाम दिया गया, अलॉटी। और जो घर बना रहा है मतलब बिल्डर को नाम दिया गया प्रमोटर, ठीक है। तो फंड किससे मंगवा लेता है, अलॉटी को। और अलॉटी को कमिटमेंट क्या करता है कि मैं 2 साल में घर बना के दे दूंगा, जो होता नहीं है। 2 साल की जगह 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल इतना लगा देता है वो। अब एक बात मुझे बताओ, एक इंसान एक उम्मीद में था कि 2 साल बाद मुझे घर मिल जाएगा, मैं अपना रेंट वाला फ्लैट छोड़ दूंगा, 2 साल में घर में रहने शुरू हो जाऊंगा। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी उसको फ्लैट 2 साल में मिला नहीं। इस चीज को 2016 में हमारे कुछ लीगल ऑफिसर्स ने समझा और इस इशू को कर्व करने के लिए सबसे पहला लगाम लगाया किसके ऊपर, प्रमोटर्स के ऊपर, मतलब बिल्डर्स के ऊपर, ठीक है। बिल्डर को क्या बोला, ठीक है तुम अगर प्लॉट बनाना चाहते हो, फ्लैट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक लॉ के अंदर में रजिस्टर होना पड़ेगा। वो लॉ क्या है, रेरा। आज के दिन देखा होगा 2016 के बाद जितने बिल्डर होते हैं ना, अपना जो बुकलेट देते हैं, बुकलेट में रेरा नंबर लिखा होता है, ठीक है। जब तक आपका वो प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं होगा रेरा में, आप बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है कि रेरा आने के बाद चीज़ें सही हो गई, चीज़ें और ज़्यादा गलत हो गई। रेरा आने के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही होगी आज के दिन। अब होगा क्या, अब देखो इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम पता है क्या हो जाता है, हम जब लॉ बनाते हैं ना तो लॉ की ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, है ना। जैसे बेनामी बनाया तो बेनामी के ऑफिसर्स बना दिए, ठीक है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमने जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए ना वो काम सही से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट करप्ट नहीं है। कौन करप्ट है, वो ऑफिसर। अब रेरा के जितने भी ऑफिसर्स है ना बेटा, सबके सब करप्ट। किससे पैसा लेते हैं, बिल्डर से। और बिल्डर से पैसा लेने के बाद बिल्डर टाल रहा होता है और वो कोई एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते, कितने साल है बिल्डिंग कंप्लीट होगा वगैरह। रेरा के बहुत डेंजरस रूल्स हैं, ठीक है, बट वो रूल्स बहुत कम इंप्लीमेंट हो पाते हैं। समझ में आ गया? तो लॉजिक समझ में आया रेरा क्यों आया, क्योंकि प्रमोटर जो थे मतलब बिल्डर जो थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक। देखो सबसे पहले रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2016, पहला लाइन मैंने क्या लिखा हुआ है, रियल एस्टेट सेक्टर प्लेज अ क्रिस्टल रोल in the fulfillment of the need and demand of housing and infrastructure in the country and is an important pillar of the economy। ध्यान से बेटा,
आज हमारी कंट्री का सबसे बड़ा पिलर क्या है? रियल एस्टेट मार्केट। सबसे बड़ा पिलर क्या है आपका? रियल एस्टेट मार्केट। आपको पता है 2004 में जब कंट्री थोड़ी सी ग्रो होने शुरू हुई थी, हमारा सबसे बड़ा पिलर था सर्विस। सर्विस सेक्टर हम बहुत है, ऐसा नहीं आज के दिन सर्विस कम हो गया, सर्विस आज भी है, लेकिन रियल एस्टेट उससे ज़्यादा उभर के आ रहा है। बिकॉज हर एक जगह पर आप देखो ना, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में हर एक दिन कहीं ना कहीं, हर एक दिन तो छोड़ो, हर एक मिनट और सेकंड पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। देखो नेक्स्ट, देखो सीधा बेटा इसके साइलेंट फीचर पे आ जाना। वो जो सेकंड पेज है वो अपने काम का नहीं है, साइलेंट फीचर पे आ जाओ। रेरा का साइलेंट फीचर क्या है? सबसे पहले हमने एक अथॉरिटी बनाया जिसका नाम क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन। यानी इसका काम है दो, बट रेगुलेट करना और प्रमोट करना है किसको? रियल एस्टेट मार्केट को। सेकेंड पॉइंट, एंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग इन एन इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। मतलब जो भी सेल होगा, जो भी परचेज होगा, वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, कोई भी झोल नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। एंश्योर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन द रियल एस्टेट सेक्टर। एक बात मुझे बताओ, आज के दिन सब चाहते हैं अपना फ्लैट हो। अब अगर मान लो प्रमोटर यानी बिल्डर बार बार लोगों को धोखा देता रहे, तो क्या लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा रियल एस्टेट मार्केट से? अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट ये इंटरेस्ट बना के रखना चाहती है, इसी वजह से क्या ला दिया? रेरा, ताकि लोगों का भरोसा ना टूटे किससे? गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, एंश्योर एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिडर्सल। कल के दिन मान लो झगड़ा होता है, किसके बीच में? अलॉटी के बीच में और प्रमोटर के बीच में। तो हम कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा? तारीख पे तारीख। तो हमने इस एक्ट के अंदर में अपना ही क्या बना दिया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। भैया तुम्हारे झगड़े ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। और वहां से भी सॉल्व नहीं हो पाया तो है ही ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर तब जाएगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। जब तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तब तक कहाँ जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास। नेक्स्ट, रेगुलेट ट्रांजेक्शन बिटवीन द बायर एंड प्रमोटर ऑफ द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एस्टैब्लिश्ड स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉल्ड द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। यानी हमने किसको एस्टैब्लिश किया? रेरा को एस्टैब्लिश किया, जो स्टेट लेवल पे काम करेगा। रेरा हमेशा कहाँ होता है बेटा? स्टेट लेवल पे। क्लियर है? तो जब ये रेरा एक्ट आया था ना, हर एक स्टेट को बोला गया था कि आप रेरा में क्या हो जाओ। जितने भी बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स, अभी सब स्टेट ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। कुछ स्टेट आज भी है जो अभी तक रेरा को अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे जैसे स्टेट अडॉप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे रेरा हर एक स्टेट पे लगना शुरू हो जाएगा। ये था आपका क्या बेटा? साइलेंट फीचर ऑफ रेरा। आगे देखो, आगे 2-3 पॉइंट और लिखा है मैंने। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद सम एक्सेप्शंस नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेरा। जरूरी नहीं है कि सबको रेरा में रजिस्टर्ड होना, कुछ को रजिस्टर्ड होना है, कुछ को नहीं होना है। वो कौन बताएगा? गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटर कैन नॉट बुक और ऑफर द प्रोजेक्ट फॉर सेल विदाउट रजिस्टरिंग देम। यानी आज के दिन कोई बिल्डर जब तक रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तब तक अपना एडवर्टीजमेंट बुकलेट मार्केट में नहीं ला सकता। पहले रेरा में रजिस्टर्ड हो जाओ, उसके बाद एडवर्टीजमेंट और बुकलेट निकालो मार्केट में। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, द प्रमोटर मस्ट अपलोड डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द वेबसाइट। रेरा का सबसे पहला रूल है अपना वेबसाइट बना। यानी आज अगर मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूं तो मुझे अपना सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? वेबसाइट। नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स साइट एंड लेआउट प्लान एंड शेड्यूल फॉर द कंप्लीशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ध्यान से, जब भी तुम अपना वेबसाइट बनाओगे ना, उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताना। पहला, तुम्हारा साइट का लोकेशन क्या है, ठीक है। तुम्हारा लेआउट प्लान, कैसे कैसे बिल्डिंग बनाने वाले हो, ठीक है। और तीसरा, बिल्डिंग बनके कब कंप्लीट होगी, मतलब पोजीशन कब देने वाले हो, किसको? अलॉटीज को। नेक्स्ट, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर फॉर अ प्रोजेक्ट मस्ट बी मेंटेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। ध्यान से बेटा, जो भी पैसा तू कलेक्ट करेगा ना, वो पहले बिल्डर क्या करते थे? अपने अकाउंट में मंगवा लेते थे, ठीक है। आज के दिन अगर तुम्हारा बिल्डिंग है L&T तो तुम्हारा अकाउंट भी किसके नाम से खुलेगा? L&T। जो प्रोजेक्ट है उसी के नाम से क्या खुलेगा? अकाउंट। और पैसा कहाँ जाएगा? अब जनरल सी बात है, जितने भी अकाउंट होंगे सबके होंगे करंट अकाउंट होंगे, सेविंग तो होंगे नहीं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, 2 और लिखा हुआ है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट बाय अ कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। ध्यान से बेटा, रेरा के अंदर में अपन भी काम कर सकते हैं। मतलब कल के दिन रेरा का अगर कोई केस होगा ना, तो एडवोकेट की तरह हम जा सकते हैं। कहाँ पे? रेरा अथॉरिटी के पास। तो आपका जॉब प्रोफाइल में एक लिस्ट और बढ़ गया। एंड लास्ट,
impose stringent penalties on a promoter real estate agent and also prescribe imprisonment। इसके अंदर हमने क्या बता दिया है बेटा, जितने ही प्रमोटर्स है मतलब बिल्डर के ऊपर फाइन लगा दिया है, पेनल्टी लगा दिया, और रियल एस्टेट के ऊपर भी क्या लगा दिया बेटा, फाइन और पेनल्टीज। आई समझ में बात है, क्लियर है। तो ये कुछ फीचर्स था। अब देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, सर रेरा होगा तो इसका एडवांटेज क्या होगा। सबसे पहला एफडीआई बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ इंडिया में फिरंगी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्यों? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, चेंजेस ज़्यादा आते हैं, डेवलप्ड कंट्री में चेंजेस कम होता है। डेवलपिंग कंट्री के लोगों की डिमांड डे बाय डे बढ़ते हैं, इसलिए फॉरेन कंट्री चाहती है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इंडिया में। और इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, फॉरेन से। करेक्ट है। तो जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको लॉ अच्छी चाहिए। क्यों? फिरंगियों को इंडियन लॉ बिल्कुल नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? क्योंकि इंडिया में सिर्फ लॉ है, इम्प्लीकेशन 0% है, इम्प्लीकेशन नहीं होता। हम डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करते जाते हैं, 7, 8, 15, 20 साल बाद पता चलता है क्या इसने डिफॉल्ट किया है। इनिशियल स्टेज पे हम पता ही नहीं कर पाते कि ये डिफॉल्ट कर रहा है। करेक्ट है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि भैया सबसे पहले रेरास बनाओ ताकि तुम्हारा एफडीआई बढ़ जाए। दूसरा रिडक्शन इन लिटिगेशन। क्यों? अगर रेरा के काम के अंदर नहीं करोगे तो सीधा तुम्हारा मैटर कहाँ जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मैटर इन हाउस ही सेटल हो जाएगा। तो क्या आउट हाउस जाना पड़ेगा हमें, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जाना पड़ेगा? बहुत रेयर चांस, जब बहुत ही टेक्निकल मैटर होगा। नेक्स्ट कस्टमर मैनेजमेंट, देन ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ डिस्क्लोज है, सब कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ है। देन टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहला तो ये हुआ कि बेटा टाइमली कंप्लीशन, पता है अगर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो बिल्डर को रेंट देना पड़ेगा। अगर बिल्डर ने ये बोल दिया 3 साल में घर बना के दूंगा, और 3 साल में अगर तूने घर बना के नहीं दिया तो आफ्टर 3 साल तू अलॉटी को क्या पे करेगा, रेंट। ठीक है। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग। समझा? चलिए एग्जाम में इसमें से अभी तक जितना ही पढ़ा उसमें से टॉपिक एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ रेरा। नेक्स्ट आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट एजेंट। बोला जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो भी रजिस्टर्ड होगा और जो एजेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रायर रजिस्ट्रेशन अ प्रमोटर कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस द प्रोजेक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द रेरा। मैंने भी बताया था ना, प्रमोटर सबसे पहले क्या करेगा, यानी बिल्डर सबसे पहले अपने आप को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करेगा, अपने लेआउट को रजिस्टर करेगा, उसके बाद ही मार्केट में क्या निकालेगा, एडवर्टीजमेंट। सेकंड, द प्रमोटर shall make an application to the authority for registration project that are ongoing on the date of commencement of this act within a period of 3 months from the date of commencement of this act। ध्यान से बेटा सुनो, रेरा कब आई, 2016 में। मुझे बता आज मैं कोई बिल्डिंग प्रमोट कर रहा हूं तो मुझे तो रेरा में रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। लेकिन इमेजिन 2016 में जब ये लॉ आया था, उससे पहले मान लो 2015 से ही किंजल ने एक प्रॉपर्टी का प्लानिंग लेआउट बना रखा था और इसका प्रोजेक्ट चल रहा था, तो क्या इसके ऊपर रेरा लग रहा था? 2015 में तो रेरा था नहीं। रेरा कब आया, 2016 में। तो बोला जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, यानी अब किंजल को भी रेरा में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कब? जिस दिन ये एक्ट आया उसके 3 महीने में। बातें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आज के दिन अगर मैं लेआउट बनाऊंगा तो मुझे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट में आऊंगा। लेकिन जो लोग 2016 से पहले बिल्डिंग बना रहे थे लेकिन अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको भी रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ। सर और अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो सवाल आ सकता है ना। एक बार लाइन को दोबारा पढ़ो बेटा, वो जो लाइन लिखा हुआ है ना दोबारा पढ़ो। The promoter, क्या लिखा? The promoter shall make an application to the authority for registration of project that are ongoing on the date of commencement of this act within a period of 3 months from the date of commencement of this act। यानी सेकंड लाइन में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ongoing प्रोजेक्ट अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट के 3 महीने में हो जाना चाहिए। क्या उन्होंने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के बारे में बोला? नहीं। लेकिन थर्ड पॉइंट पढ़ो, for project which are developed beyond the planning area but with the requisite permission of the local authority, direct the promoter of the such project to register with the authority। सुनो बेटा, आपने कई बार सुना होगा कि बिल्डिंग बन जाती है और बिल्डिंग का एक होता है ओसी और एक होता है सीसी। इतना तो सुना है ना। ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है। आपको पता है बहंदर के बाद नाला सुपारा, वसई, विरार,
इसमें बहुत सारी इतनी बिल्डिंग है जिनका सीसी तो है लेकिन ओसी नहीं है, सीसी है लेकिन ओसी नहीं है, और कितने बिल्डिंग तो ऐसे जिनके दोनों नहीं है, जिनके दोनों नहीं है। तो क्या बोला, अगर आपके दोनों प्रॉपर्टी अभी तक, दोनों डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं आए, इसका मतलब आप भी अभी अंडरगोइंग में हो, आप भी क्या हो, अंडरगोइंग में हो। तुझे बेटा रेरा में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 3 बातें मैंने बताई, जो प्रोजेक्ट आज होगा वो रेरा में पक्का रजिस्टर्ड होगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट 2016 से पहले अभी तक बनके कंप्लीट नहीं हुआ वो भी रेरा में रजिस्टर्ड होगा 3 महीने में। लेकिन जो प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी सर्टिफिकेट नहीं आई है तो आपको भी रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। याद रहेगा? चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होगी। पहला, एरिया ऑफ लैंड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नो नंबर ऑफ अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड 8. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टमेंट? फ्लैट। अच्छा, नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 बोल रहा है या फिर बोल रहा है 8 यूनिट्स। फॉर एग्जांपल देखा ना, कोई कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग, ई विंग। मैं इसकी 8 बात कर रहा हूँ कि फ्लैट 8 बात कर रहा हूँ? फ्लैट 8 बात कर रहा हूँ, समझा? कभी इसको ये मत समझ लेना विंग्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेनोवेशन, रिपेयर्स, रीडेवलपमेंट। ध्यान से बेटा एक बात मुझे बता, रेनोवेशन करवा रहा है, रिपेयर्स करवा रहा है, रीडेवलपमेंट कर रहा है, तो ऑलरेडी रेरा में था ना पहले से जब बना था, ठीक है। बोला उसके लिए रेरा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वेयर द प्रमोटर हैज रिसीव कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रायर टू द कमेंसमेंट। यही बात मैंने एक्सप्लेन की थी। तेरा अभी तक क्या नहीं मिला है? सीसी नहीं मिला। जब सीसी मिल गया तो खत्म कहानी ना, अब कौन क्या उखाड़ सकता है मेरा। लेकिन जब सीसी नहीं मिला तो अभी भी प्रोजेक्ट क्या मानूंगा मैं, अंडरगोइंग मानूंगा, और तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये रट के जाना, ये 5 पॉइंट बहुत सिंपल लिखा है। And for the purpose of renovation and repairs or redevelopment which does not involve marketing, advertisement, selling और new allotment। चलो अब ध्यान से बेटा इस वर्ड को ध्यान सुनो। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में एक रूल है 35 से 40 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 50 ईयर्स के बाद बिल्डिंग चली जाती है रेनोवेशन में, ठीक है। कितने बच्चों ने बिल्डिंग के रेनोवेशन का होर्डिंग्स देखा है? देखा कभी बिल्डिंग के रेनोवेशन का होर्डिंग? एक होता है सेल्फ रेनोवेशन और एक होता है कोई नया बिल्डर आ रहा है। सेल्फ रेनोवेशन होगा ना तो जितनी फ्लोर की बिल्डिंग है उतनी ही फ्लोर बनाया जाएगा। लेकिन अगर कोई बिल्डर आएगा ना, तो बिल्डर जब आता है ना बेटा, जैसे मान लो एक बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, अब वो रेनोवेशन में जा रही है, तो मैं एक बिल्डर हूँ, मैं पहुँच गया कहाँ पे, उस बिल्डिंग पे, और सोसाइटी के चेयरमैन वगैरह से मीटिंग की, ठीक है। मैंने उनको ऑफर क्या दिया कि इस बिल्डिंग को पूरा रेनोवेट मैं करूँगा, रीडेवलपमेंट मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। मुझे फ़ायदा क्या होगा, फोकट का क्या मिल जाएगा, लैंड, ज़मीन फोकट का मिल जाएगा, और मैं वहाँ पे 4 फ्लोर की जगह 12 फ्लोर बना दूंगा। पहले कितने फ्लोर थे? 4। तो 4 फ्लोर किनको अलॉट कर दूंगा, जिनका जगह था। ध्यान से, जब ऐसा होता है ना तो बिल्डर की एक ड्यूटी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। जितना पहले एरिया था उससे 30-40% बढ़ा के दोगे। मतलब अगर पहले का एरिया मेरा 200 स्क्वायर फीट का था तो 200 का 40%, यानी अभी मुझे 200 का 40% मानो तो 280 स्क्वायर फीट मुझे मिलेगा, समझा। लेकिन अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाती है तो फिर जैसा तुम्हारा प्रॉपर्टी पहले था वैसा ही रहेगा। तो मुझे बताओ, सेल्फ रेनोवेशन में जा रहे हो तो सीसी तो वैसे ही मिला हुआ था, करेक्ट है, बिल्डिंग का वही नाम रहेगा। लेकिन जब कोई बिल्डर आएगा नया तो क्या करेगा, वो नाम या तो चेंज कर देगा, तो क्या होगा, उसको नए सिरे से पूरा लेआउट बना के देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ रेनोवेशन में लेआउट वही रहेगा। लेकिन जब नए तरीके से बनाओगे तो लेआउट चेंज होगा, तो अब क्या करेगा, वो रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। याद रहेगा पक्का? चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा, कौन कौन से लोग रेरा में रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, ठीक है। देखो एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब मुझे क्या करवाना है बेटा, रेरा में रजिस्टर करवाना है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन हैज़ टू फाइल एन एप्लीकेशन, applicant has to file an application for registration with the RERA in prescribed form along with the prescribed fees and document. Step 2, application for registration must be either approved or rejected within
30 डेज। कौन रिजेक्ट करेगा? रेरा अथॉरिटी। And on successful registration, the promoter of the project will be provided with a registration number or a login ID and a password for the application। याद रहेगा? तो स्टेप 1 में क्या होगा? अप्लाई करोगे, 30 डेज का वेट कर, 30 डेज में हाँ या ना। अगर हाँ हो गया तो क्या क्या मिलेगा तुझे? लॉगिन आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी रेरा का नंबर। क्लियर है? चलिए आगे। द प्रमोटर सेल इनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अभी मैंने क्या बोला था? कुछ डॉक्यूमेंट्स तुझे फाइल करना। देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करेगा। अ ब्रीफ डिटेल ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, कितने खर्चे होने वाले, इंक्लूडिंग ही इट्स नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, सॉरी ब्रीफ डिटेल ऑफ हिज इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग इट्स नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस, टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस, द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द प्रमोटर। मतलब प्रमोटर का डिटेल पूरा चाहिए। एंड ब्रीफ डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय हिम इन द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में तूने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, यानी कुछ कंडीशन समझ में आ रहा? जो बिल्डर अभी रिसेंट आया है, क्या वो रेरा में रजिस्टर्ड हो पाएगा? नहीं, कम से कम 5 साल तक तुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही रेरा में रजिस्टर्ड। अब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वेट करना पड़ेगा मतलब जो नया बिल्डर आया है, क्या वो रेरा में रजिस्टर्ड हो पाएगा? वो रेरा के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा? तुझे 5 साल का मुझे पिछला रिकॉर्ड चाहिए। इसका मतलब कोई बिल्डर अगर नया आ रहा है मार्केट में, तो पहले 5 साल वो मार्केट में काम करेगा और फिर उसके बाद वो रेरा में रजिस्टर्ड होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई बिल्डर नया आता है मार्केट में, सोलो बिल्डर वो नहीं बन सकता। किसके साथ आना पड़ेगा? किसी न किसी दूसरे बिल्डर के साथ तुझे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तू बिल्डिंग बना सकता है। याद रहेगा? देखो क्या लिखा हुआ है। Whether already completed or being developing, including the current status of the said project, details of the case pending, details of the types of land and the payment pending. Then sanction plan और layout बताओगे। उसके बाद proposed facilities such as fire fighting, मतलब देखते हो आजकल बिल्डिंग में बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है? तो कौन कौन सी फैसिलिटी देने वाले वो सब हमें पहले से प्लान में बताओ। Then location of details of project with the clear demarcation of the land dedicated for the project along with the boundaries including the latitude and longitude. Then promoters of performer of the allotment letter for agreement for the sale and the conveyance deed proposed to be signed. Then the type, the number, type and the carpet area, कितना तुम्हारा carpet area ये सब बताओ। The number and area of the garage for the sale in the project, the name and address of the real estate agent and the name and address of the contractor, architect, structural design, यानी सब कुछ आपको डिटेल बताना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, जब भी आप बिल्डिंग बनाओगे अकेला तो नहीं बनाओगे, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। जितने भी लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं सबका मुझे क्या चाहिए? डिटेल। ईच एंड एवरी पर्सन का क्या चाहिए मुझे? डिटेल। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अ डिक्लेरेशन सपोर्टेड बाय द एफिडेविट विच शैल बी साइन बाय द प्रमोटर। अब ध्यान से, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ना, अब जो प्रमोटर होगा यानी बिल्डर जो होगा वो एक एफिडेविट साइन करके देगा कि ऊपर जितनी भी बातें मैंने या डॉक्यूमेंट आपको भेजा वो सब बराबर है। कल के दिन कुछ भी गलत हुआ तो आप मुझे ब्लेम करना। समझा? देखो क्या लिखा है। दैट ही हैज अ लीगल टाइटल ऑफ द लैंड। सबसे पहले तो ये बताएगा कि लैंड उसी का है और उसके पास लैंड का डॉक्यूमेंट है। दूसरा, दैट द लैंड इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, मतलब उस पर किसी भी टाइप का सिक्योरिटी प्लेज हाइपोथिकेशन कोई क्रिएटेड नहीं है। Then the time period within which he undertake to complete the project, गारंटी ले रहा है कि मैं इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा। And the 70% of the amount realized from the real estate project from the allottees from time to time shall be deposited in a separate account, यानी जो भी पैसा आएगा उसका 70% पैसा मैं कहाँ डाल के रखूंगा? सेपरेट अकाउंट में। Promoter shall withdraw the amount from the separate account to cover the cost of the project, वहाँ से वो पैसा निकाल सकता हूँ ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। देन प्रमोटर सेल गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड विद इन 6 मंथ, जब तक बिल्डिंग बन के कंप्लीट नहीं होती है हर एक 6 महीने पे उसको क्या करवाओगे बेटा? ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा? देखो लिखा हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट। कौन करेगा? चार्टेड अकाउंटेंट। एंड द प्रमोटर सेल टेक ऑल द पेंडिंग अप्रूवल्स ऑन टाइम फ्रॉम द competent authorities and furnish such other document as may be prescribed by the rules of the regulation made under, यानी इसके अलावा आपको और पर्टिकुलर्स डाटा आपको भेजने पड़ेंगे।
ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा रेगुलेशंस वाला है, इसमें कोई सेक्शंस वगैरह नहीं है, ज़्यादा रूल्स आपको ज़्यादा याद रखने हैं, इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग लगता है कि इतने सारे रूल्स हम याद कैसे रखेंगे। चलो अभी तक बेटा अपन ने दो चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रेरा के रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और एक फिर आपको एक डिक्लेरेशन साइन करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द अथॉरिटी। ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे सही रहे तो रेरा अथॉरिटी क्या ग्रांट कर देगा, सर्टिफिकेट। बताओ क्या क्या देगा तुम्हें वो, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो लिखा भाई, और रजिस्ट्रेशन नंबर इंक्लूडिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ध्यान से, जब भी वो तुम्हारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा रीजन बताएगा। एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैं डायरेक्ट तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करूंगा, पहले तुझे मौका दूंगा, प्रूफ करने का मौका दूंगा, उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट करूंगा। एंड नेक्स्ट, इफ द प्रमोटर if the authority fails to grant the registration or reject the application as the case may be, the project shall be deemed to be, चलो टाइम बताओ, टाइम बताओ कितने दिन में, 30 डेज। 30 डेज के अंदर में अगर उसने हाँ या ना नहीं बोला तो क्या बोल लेंगे, डीम टू बी हाँ, डीम टू बी हाँ। आगे, at the time for registration a developer has specified a time during which he will be complete and hand over the project to the buyer. If the promoter does not give on time or complete the project on time, his registration would be revoked and the project would be बेटा वो वर्ड चेंज करो बेटा, चेंज कर लेना। अच्छा ठीक हो, मैं जब नोट्स बना के दूंगा ना तो चेंज कर दूंगा। वो प्रोजेक्ट जो है बेटा हैंड ओवर कर लेगा कौन, अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट, दो एज पर सेक्शन 6 एन एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन में बी ग्रांटेड एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेगुलेटर ड्यू टू फोर्स मेजर कंडीशन और इफ देयर इज रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस। ध्यान से सुन बेटा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर तूने बोला था कि मैं 3 साल में बिल्डिंग बना के दूंगा तो 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अगर तू जा रहा है एक्सटेंशन के लिए और अगर एक्सटेंशन वो दे रहा है तो अपने रिस्क पे देगा। लेकिन एक्सटेंशन कब दे सकता है, जब कोई बहुत ही जेन्युइन सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन, लॉकडाउन में तो काम करना ही अलाउड नहीं था ना, तो वो जेन्युइन सिचुएशन था, तो वहां पे बिल्डर लोगों को क्या मिला, एक्सटेंशन मिला। ठीक है, अब नीचे देखो, फोर्स मेजर का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, अर्थक्वेक होता है, ऐसे केसेस में आपको एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन ध्यान से एक्सटेंशन 1 साल से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सटेंशन के लिए क्या शो करना पड़ेगा आपको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, लास्ट टॉपिक समझ में आ गया, तुम लोग थक रहे हो। लास्ट देखो बेटा, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। पहला, रिवोक द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, कि तुमने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे वो डॉक्यूमेंट्स गलत है। सेकंड, द प्रमोटर मेक अ डिफॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग, प्रमोटर ने डिफॉल्ट कर दिया, जो वादा किया था वो नहीं निभा रहा है। द प्रमोटर वायलेट एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अप्रूवल, द प्रमोटर इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस and the registration granted to the promoter shall not be revoked unless the authority has given opportunity of being heard। 30 दिन का बेटा टाइम देगा तुझे, कितने दिन का, 30 डेज का टाइम देगा। 30 डेज के अंदर में तुम उनको रिप्लाई करो कि सर मेरे से गलती क्यों हुई, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, तुम्हें रिवोक कर देगा। यहाँ तक जो तुमने टॉपिक पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ हमने प्रमोटर के रजिस्ट्रेशन, प्रमोटर के एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रमोटर के रिवोकेशन की बात की। इसके बाद का टॉपिक है एजेंट। इसके बाद का टॉपिक बेटा सेक्शन 9 से किसका है, एजेंट। ठीक है, इसको अपन अगली क्लास में डील करते हैं। ठीक, अगली क्लास में मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा।